जैसे 3 पीएससीज आए हैं, वो तो डायरेक्टली देखते हैं कि आपकी सीजी कितनी है। वो टेस्ट वगैरह लेते नहीं है, वो देख लेते हैं कि सर केमिकल भी तो अच्छी ब्रांच थी, तो आपने शिफ्ट क्यों किया है मैकेनिकल में? एक्चुअली ऐसा फैक्ट, अभी जो कंपनीज आ रही है वो मेनली कोर की ही आए जा रही है अभी भी जो करंटली है। तो प्लेसमेंट वाइज अगर नंबर ऑफ कंपनीज देखा जाए तो वो भरपूर है। पैकेजेस वाइज अगर देखा जाए तो पैकेजेस सबका रेंज अराउंड एनआईटी जालंधर में मैकेनिकल चूज करना चाहता है तो उसको क्या रिकमेंड करोगे आप, इज गुड और नॉट? I'm Aditya Prakash Padi. I'm a student of NIT Jalandhar doing BTech in Mechanical Engineering, and I'm currently in my final year, and I'm also doing a minor degree in CSE. सर कैसा रहा कॉलेज एक्सपीरियंस आपका? कॉलेज एक्सपीरियंस वाइज तो जैसे अभी कॉलेज ख़त्म होने को ही आ रहा है, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग था। पहले जैसे केमिकल इंजीनियरिंग में था, एंड फिर मैंने स्विच किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे। तो स्टार्टिंग में जैसे 2 साल अपने कोविड में थे, तो स्टार्टिंग में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी ब्रांच में से फिट इन होने में, बट इट वॉज क्वाइट गुड। स्टार्टिंग में जैसे मेरे को काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलते रहते थे कि जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऐसे बहुत ही ज़्यादा टफ ब्रांच है, सीजी लाना इसमें बहुत मुश्किल है, प्लेसमेंट लेना इसमें बहुत मुश्किल है, बट ऐसा कुछ था नहीं। सेकेंड ईयर में तो लगता था ये जो कुछ भी बोलते, मतलब लिटरली सब कुछ सच है, बट थर्ड ईयर तक आते आते सब कुछ रियलाइज़ हो गया कि ऐसा कुछ है नहीं। टीचर्स के साथ भी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई एंड काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स मिले, तो इट वॉज क्वाइट गुड। सर केमिकल भी तो अच्छी ब्रांच थी, तो आपने शिफ्ट क्यों किया है मैकेनिकल में? एक्चुअली ऐसा था कि मेरे को बचपन से ना, जैसे मेरा हमेशा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए था। जैसे मेरे फादर भी है, वो मैकेनिकल इंजीनियर ही है, तो हमेशा से मेरे को ऐसा एम था कि मेरे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए। बट ऐसे एज ए जेई रैंक तो मेरे को मिली नहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मैंने जैसे फर्स्ट ईयर से मैंने सोच लिया था कि मतलब मेरे को ब्रांच चेंज करना है एंड मेरे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग तक तो एटलीस्ट जाना है। अगर मेरे को टेक ब्रांचेस मिल सके इट इज़ क्वाइट गुड, या मेरे को मैकेनिकल तक तो जाना ही है। तो कितनी और सीजीपीए रही थी मैकेनिकल के लिए? मेरी अराउंड 8.65 थी उस वक्त, एंड स्विच हो गया था। जैसे हम 3 स्टूडेंट्स थे, हम तीनों की स्विच हुई थी। और सेम मैकेनिकल में? हाँ, 2 आईपी से एंड मैं केमिकल से। सर कहते ना कि जैसे अपन ऑनलाइन थे, लास्ट बैच जो था उनका ना काफ़ी इजी था ब्रांच अपग्रेड करना है, क्योंकि सीजीपी बहुत ज़्यादा ही थी। लेकिन ऑफलाइन में कितना ज़्यादा मतलब टफ हो जाता है? ऑफलाइन में ऐसा है कि सबसे पहले तो क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि जिस ब्रांच में आप स्विच करना चाहते हो वहाँ पे अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, आपकी उस कैटेगरी की सीट्स अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। एंड मैकेनिकल में अगर आपको स्विच करना है तो फिर ऐसा है कि सारे के सारे बच्चे मैकेनिकल के लिए नहीं बढ़ते। जैसे अगर लड़कियां है तो वो मैकेनिकल को प्रेफरेंस में डालते ही नहीं, वो लोग टेक ब्रांचेस को ज़्यादा फोकस रखते हैं। तो मैकेनिकल अगर स्विच करना उस कंपैरिजन में थोड़ा इजी हो जाता है, बट अगर आप टेक ब्रांचेस में अगर स्विच करना चाहते हो तो डिफिकल्टी बढ़ जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फिर बढ़ जाएंगे एंड जिनकी हाई सीजी होगी उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिल जाएगा। तो मैकेनिकल मतलब पढ़ने में वैसे कैसा है? टीचर वगैरह कैसे है एनआईटी जालंधर के? कुछ कुछ टीचर्स स्ट्रिक्ट है, पर कुछ कुछ टीचर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एग्जाम वाइज अगर देखा जाए तो थोड़ी पेपर की डिफिकल्टी रहती है कंपैरिजन टू अदर ब्रांचेस, एंड असाइनमेंट्स को भी लेके थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। बट टीचर्स के साथ अगर तुम सिंसियर स्टूडेंट हो तो टीचर के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है उस मैटर में। एंड मेजर प्रोजेक्ट के टाइम पे भी जो तुमको टीचर्स असाइन होंगे वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर तुम उनसे कुछ भी इंटरेक्शन करना चाहते हो तो वो हमेशा हेल्प करेंगे। सेकेंड ईयर तक एज ए ब्रांच थोड़ा मतलब ऐसे स्ट्रिक्टनेस दिखाती है, थोड़े डिसिप्लिन वे में थोड़ा प्रोसीजर सब कुछ चलता है, बट सेकेंड ईयर के बाद टीचर्स चिल हो जाते हैं। अटेंडेंस को भी लेके ज़्यादा इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं होती। कुछ कुछ टीचर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है जब अटेंडेंस को अपन थर्ड लेकर। ईयर में आते हैं तो? हाँ, कुछ मतलब थर्ड फाइनल ईयर तक आते आते कुछ कुछ टीचर्स अटेंडेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, बट लीनियंट हो जाते हैं। तो एज ए ब्रांच तो बढ़िया है। एंड सब्जेक्ट्स देखा जाए तो जैसे सेकेंड ईयर तक आप बहुत ही टिपिकल सब्जेक्ट्स पढ़ते हो जो कोर के हैं, जैसे थ्योरी ऑफ मशीन्स, डायनेमिक्स ऑफ मशीन्स हो गया वगैरह वगैरह, जो बहुत पुराने सब्जेक्ट्स है, काफ़ी सालों से चलते आ रहे हैं। थर्ड ईयर से आपके कुछ ऐसे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स ऐड होने चालू होंगे जो जो मॉडर्न वर्ल्ड में हेल्पफुल है, जैसे प्रोडक्शन प्रोसेस हो गया वगैरह, एंड मैकेट्रॉनिक्स हो गया जो इलेक्ट्रॉनिक्स से थोड़े बहुत कनेक्टेड है। तो थर्ड ईयर के बाद से थोड़ा बहुत ऐड ऑन होना चालू होगा। एंड डिपार्टमेंटल इलेक्टिव्स भी है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हाँ, इंटरेस्ट ऑप्ट कर है सकते हो। तो आप वो ऑप्ट कर सकते हो। रोबोटिक्स पसंद है, रोबोटिक्स ले सकते हो आप। ऑटोमोबाइल पसंद है तो आप कार्स वगैरह उन सब में जा सकते हो। सर अगर मैकेनिकल की कोर की बात करें तो कितनी कंपनियां हैं जो हमें प्लेसमेंट्स के लिए आते हैं एनआईटी जालंधर में, कोर की अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो? ऐसे तो मेरे को रफ ऐसे फिगर तो पता नहीं, पर काफ़ी सारी है। और जैसे अभी जैसे करंट प्लेसमेंट सिनेरियो चल रहा है, जैसे बहुत ज़्यादा ले ऑफ्स हो रहे हैं वगैरह, एंड कोविड के टाइम पे जैसे बिल्कुल भी प्लेसमेंट हो नहीं रही थी कोर के ब्रांचेस में, तो अभी तो बहुत ही हैवीली प्लेसमेंट हो रही है। इनफैक्ट अभी जो कंपनीज आ रही है वो मेनली कोर की ही आए जा रही है।
अभी भी जो करेंटली है। तो प्लेसमेंट वाइज अगर नंबर ऑफ कंपनीज देखा जाए तो वो भरपूर है। पैकेजेस वाइज अगर देखा जाए तो पैकेजेस सबका रेंज अराउंड 7 to 8 ऐसे समथिंग रहेगा, कुछ कुछ के अबव 10 होंगी। सर जैसे आपकी जो जिन्हें आपने 2 प्लेसमेंट्स लिए हैं तो दोनों आईटी वाले होंगे या पीएसयू कंपनी से? जैसे मेरा बीपीसीएल में हुआ है, बीपीसीएल पीएसयू है, एंड डेलॉयट में हुआ है, डेलॉयट टेक कंपनी है एंड मेनली कंसल्टिंग फर्म है एक टाइप से। तो वो कैसे, मतलब आप कोर में आपने कभी ट्राई नहीं किया था? नहीं, एक्चुअली क्या था कि जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट, जैसे कुछ स्टूडेंट्स थे जिनको पहले से क्लियर था कि उनको टेक कंपनीज में जाना है, एंड कुछ को क्लियर था कि मेरे को कोर में ही जाना है। पर जैसे मैंने मैकेनिकल स्विच किया था एंड तब कोविड का टाइम चल रहा था, तो फिर मेरे को ना वो क्लियर पिक्चर मिल नहीं पा रहा था कि प्लेसमेंट सिनेरियो क्या होगा। एंड जैसे मैं सेकेंड ईयर में था और उस वक्त जो मेरे सीनियर्स थे उनके प्लेसमेंट का जो प्लेसमेंट काफ़ी ख़राब गई थी उनकी। तो मैं भी थोड़ा टेंशन में आ गया था कि मतलब क्या स्टेटस है। तो फिर मैं ना टेक की तैयारी तब मैंने चालू कर दी थी। एंड मैं हमेशा से कंफ्यूजन में रहता कि टेक की भी तैयारी करूं या फिर मैं कोर की तैयारी करूं, क्योंकि दोनों में मेरे को इंटरेस्ट आ रहा था। कोडिंग भी हो रही थी मेरे से एंड मैं ब्रांच में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो मैंने सोचा कि दोनों को ही अच्छे से कर लेते हैं। टेक का भी अगर मैं कर रहा हूँ, जैसे डीएसए वगैरह काफ़ी ज़्यादा उसमें बोलते कि डीएसए करने की ज़रूरत है, वेब डेव कर लो या मशीन लर्निंग कर लो। तो मैंने इनिशियली मशीन लर्निंग एंड डीएसए में रेगुलरली करता रहता था। ये कब से आपने स्टार्ट करी थी? ये मैंने स्टार्ट करी थी 4th सेमेस्टर में। वो सेमेस्टर से आपने कोडिंग स्टार्ट कर दी थी मैंने। एंड जैसे मैं डीएसए वगैरह करना चालू कर दिया था एंड मशीन लर्निंग पे मेरा मेन फोकस था। बट ऐसा था कि टेक में भी मैं अलग अलग जगह एक्सप्लोर किया जा रहा था, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था किस में मेरा मेन इंटरेस्ट आ रहा है, लाइक वेब डेवलपमेंट में आ रहा है या फिर मेरे को मशीन लर्निंग में आ रहा है। तो इनिशियली मेरे को मशीन लर्निंग में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, क्योंकि वो थोड़ा मैकेनिकल से भी कनेक्टेड था। एंड ये तो मेरे को फिक्स था कि जैसे मैकेनिकल में अगर ब्रांच में हो तो मेरे को सीजी बिल्ड करनी है, क्योंकि अगर सीजी बिल्ड कर रहा हूँ तो अपने आप मेरा ब्रांच स्ट्रांग हो रहा है एंड मैं टेक की भी साइमल्टेनियसली तैयारी कर सकता हूँ। तो उसी चीज़ को मैंने फोकस करते गया। तो सबसे पहले मेरा डेलॉयट में हुआ। तो डेलॉयट में मेरे को जैसे उन्होंने थोड़े बहुत टेक के क्वेश्चंस एंड मेरे को प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछे थे, तो उसमें मेरा हेल्प हो गया जितना भी मैंने टेक की तैयारी करी थी। एंड बीपीसीएल में मेरी जैसे ब्रांच में जैसे मैंने सीजी स्कोर कर रखी थी एंड जैसे मैं प्रोजेक्ट्स वगैरह में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी वो ऐड ऑन हो गया, तो बीपीसीएल में भी हेल्प हो गया वो। तो सर ये आईटी वाली कितनी कंपनियां अलो करती हैं किसी भी, जैसे मैकेनिकल हो गया या कोई अदर ब्रांचेस वाले होते हैं? कोई इशू होता है ना कि टेक वाले को, जैसे अपन सीएस वाले दे आईटीआई इसी दिल उन लोगों को पहले अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन जब अपन कोर की बात करते हैं ना तो कहीं सीजीपीए से रह जाता है। तो आपके केस में हुआ था कि बहुत सी कंपनी ने कुछ रिजेक्ट किया था? जैसे मोस्ट ऑफ दी अगर टेक कंपनीज की बात देखा जाए तो सबसे जो प्रोफाइल जिसको सारे के सारे मतलब कंप्यूटर सीएसई ब्रांच या ईसी ब्रांचेस टारगेट करते हैं वो एसडी प्रोफाइल है। तो एसडी प्रोफाइल के लिए जब कोई कंपनी आती है तो वो मैकेनिकल इंजीनियर्स को बहुत कम अलाउ करती है। एनालिस्ट प्रोफाइल जो है उसके लिए मैकेनिकल को सबसे ज़्यादा एलिजिबल माना जाता है। तो ये तो बाय डिफॉल्ट मान लेती कि अगर आप किसी कोर ब्रांच में हो या मैकेनिकल में हो तो आप एनालिस्ट के लिए ज़्यादा तैयारी करो। एसडी मिल जाए तो वेल एंड गुड, बट एसडी के लिए काफ़ी कम चांसेस मिलती है, क्योंकि उसमें सारी कंपनीज जैसे टॉप कंपनीज है वो डायरेक्टली बोल देते हैं कि एसडी के लिए हमको ये सीएसई चाहिए, ईसी चाहिए, आईटी चाहिए या आईसी भी। पर मैकेनिकल को उसमें कंसिडर नहीं करते। कुछ कुछ कंपनीज कंसिडर कर लेती हैं, बट एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए ही सबसे ज़्यादा कंसिडर किया जाता है मैकेनिकल को। तो ऐसा कोई आईटी कंपनी जो रिजेक्ट किया हो आपको? जो जैसे इंटरव्यू देने के बाद? हाँ, इंटरव्यू उसमें अमेरिकन एक्सप्रेस जैसे वो लोग एसडी प्रोफाइल के लिए आए थी एंड मैं उसमें एलिजिबल था। उसमें मेरा टेस्ट भी क्लियर हो गया था, बट मैं सेकंड इंटरव्यू में आउट हो गया था। किस बेस पे एलिजिबल थे? सीजीपी के बेस पे? हाँ, उसका एक्चुअली काफ़ी स्ट्रिक्ट था। जैसे उन्होंने सीएसई, आईटी, ईसी उन सबको अलाउ किया था, बट जो बाकी ब्रांचेस थे उनमें से उन्होंने टॉप सीजी वालों को टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किया था। तो उसमें आधे से ज़्यादा बच्चे निकल ही गए थे, शायद 5-6 बच्चे कुछ रह गए थे। एंड उसमें भी फिर जिन्होंने टेस्ट क्लियर किया था वो इंटरव्यू तक गए थे। तो आपने इंटर्नशिप कोर में की थी या टेक में? मेरा कोर में था। कोर में कितने इंटर्न की थी आप? मैंने एक ही किया। फाइंड कैसे करते हैं इंटर्न, कैंपस के अंदर या ऑफ कैंपस? यार अभी जैसे इंटर्नशिप का देखा जाए तो फिर ऑन कैंपस अगर इंटर्नशिप्स काफ़ी कम आती हैं, तो उसमें लेना काफ़ी मुश्किल रहता है। उसमें भी मैंने ऑब्जर्व जो किया है कि जिनकी सीजीपीए हाई होती है ना उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिल जाती है। अब जैसा है कि अलग अलग ब्रांचेस एलिजिबल हो जाती है, तो वो पूल ऑफ ब्रांचेस में से देखते हैं जिनकी हाई सीजी होती है उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। या फिर अगर आप टेक कंपनीज में देख रहे हो तो टेक कंपनीज में जिनकी स्किल बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है या फिर उन्होंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कुछ बहुत अच्छा किया होता है, उनका हो जाता है इंटर्नशिप में।
पर सबकी नहीं लग पाती है। इंटर्नशिप जैसे थर्ड ईयर के बाद तो आपकी कंपलसरी होती है, तो हाँ एक आपकी कंपलसरी होती है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, लिंक्डइन के थ्रू देख सकते हो। लिंक्डइन में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, या अपने नोन के थ्रू देख लो। नोन के थ्रू सबसे बेस्ट है कि अगर आपको नोन के थ्रू है तो फिर आप अप्लाई कर लो, एंड 1.5 महीने का आपका इंटर्नशिप भी हो जाएगा, एंड उसमें डिफिकल्टी भी नहीं आएगी। एंड अगर इंटर्नशिप में भी आप देख सकते हो कि आपका सबसे पहले इंटरेस्ट क्या है, जैसे अगर आपको कोर में या फिर टेक में, या फिर आपको जैसे फिक्स है कि मेरे को टेक कंपनी में ही जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि किस कंपनी में मेरे को जाना है। टेक कंपनीज के लिए आप लिंक्डइन पे जाओ, वहाँ के एचआर को आप मैसेज करो कि मेरे को ये रिक्वायरमेंट है, या फिर एक फीड में डाल दो, आपको मिल जाएंगे रिस्पॉन्सेस। तो पहले इंटर्न आप कौन सी कंपनी में की थी? मेरा HMEL है। HMEL। ओके सर। एंड सर अगर हम और चीज़ें बात करें, जैसे कोई भी NIT जालंधर में मैकेनिकल चूज करना चाहता है, तो उसको क्या रिकमेंड करोगे आप, इज गुड और नॉट? मैं तो अगर तुम अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, अगर तुम कॉलेज जाके अगर जैसे लैक नहीं कर रहे हो, सिंसियर हो, अगर तुम पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग NIT JK तो बहुत अच्छा है, कोई उसमें दिक्कत ही नहीं है। अगर तुम क्लास में टॉप अगर तुम्हारा क्लास में टॉप परफॉर्मेंस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड अगर टॉप परफॉर्मेंस है भी नहीं, तभी भी आपको टेक कंपनीज में एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल ही जाएगा। NIT का टैग मिल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है। एंड जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज ए प्रोफाइल भी अगर देखा जाए, तो हर इंडस्ट्री में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मतलब ऐसे स्कोप रहता ही है। तो NIT JK का मैकेनिकल बिल्कुल भी खराब नहीं है, काफ़ी अच्छा है। अगर आप क्लास में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो बहुत अच्छी अच्छी प्लेसमेंट लगेगी आपकी, डबल ट्रिपल, कुछ लोगों की ट्रिपल प्लेसमेंट्स भी लगी है उसमें। बट अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहे हो, अगर आपकी 7.5 CG के ऊपर है, तो आपको फुल अपॉर्चुनिटी मिलेगी प्लेसमेंट्स में बैठने के लिए, टेक और कोर दोनों के लिए। सर जैसे बहुत स्टूडेंट जब स्टार्टिंग में आता है ना, सबका माइंड थॉट यही होता है कि अपन को ब्रांच अपग्रेड करना है, तो वो किस तरह अपने आप को हैंडल करे या फिर मैनेज करे ताकि वो अच्छे CGPA के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत से लो ब्रांच के जो स्टूडेंट्स आते हैं ना, उनका पहला फोकस ये होता है ब्रांच अपग्रेड करना है, बट उनको एक सही मतलब चीज नहीं पता चलती है। तो आपने वो कैसे की थी? वो सबसे पहले तो अगर आपको ब्रांच अपग्रेड करना है ना, तो ये तो श्योर शॉट मान के चलो कि आपको 8.5 के ऊपर तो CG रखनी है। अगर ऑफलाइन में हो 8.5 के ऊपर तो CG होनी ही चाहिए। एंड आपका फर्स्ट ईयर का जो CG होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर की CG जो होती है उसी से आपके जो नेक्स्ट CG है वो उसी के ऊपर बिल्ड की जाती है। तो अगर आपके 8.5 के ऊपर, अगर फर्स्ट सेमेस्टर 8.5 है, 8.5 के अराउंड आ गई, और नेक्स्ट सेमेस्टर भी अगर आप 8.5 के ऊपर लेके आ रहे हो, तो काफ़ी अच्छी चांस है कि आपकी ब्रांच अपग्रेड हो जाएगी। बट जैसे जैसे हायरार्की बढ़ती जाती है, जैसे अगर आप EC में हो और EC से आप CSE में जाना चाहते हो, तो कंपटीशन और टफ हो जाएगा। जैसे आपको 8.8 या फिर 9 पॉइंटर या 9 के ऊपर रखना पड़ेगा। उसमें भी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि CSE में उस पर्टिकुलर कैटेगरी की सीट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो बाय चॉइस, मतलब बाय डिफॉल्ट मान लो कि 8.5 के ऊपर तो तुम्हारी CG होनी ही चाहिए फर्स्ट ईयर में, तो तुम मान सकते हो कि तुम्हारी ब्रांच चेंज हो सकती है। एंड उसमें भी सीट देखना पड़ेगा कि वो सीट अवेलेबिलिटी है कि नहीं, कैटेगरी के हिसाब से। अब जैसे कि अगर आप मैकेनिकल या केमिकल में ब्रांच स्विच कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, सीट्स खाली रह जाती हैं, और उसमें स्विच करना भी इजी रहता है। तो अगर आपकी 8.5 के अराउंड CG है तो हो जाएगी स्विच। बट अगर IC में भी हो जाएगी, बट EC के लिए, CSE एंड IT के लिए अगर एम कर रहे हो, तो CG बहुत हाई होनी चाहिए, अराउंड 9 होनी चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपकी हो स्विच। सर मतलब एक क्वेश्चन था कि किसी ने पूछा था मेरे से कि आप कोर कर रहे हो और टेक भी कर रहे हो, तो किस तरह आप मैनेज करते थे, कितना टाइम देते थे? जैसे था कि मेरा कोर तो जैसे मेरा खुद का सब्जेक्ट है ना, तो अगर मेरा ऐसा माइंडसेट पहले से क्लियर था कि अगर मैं एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, अगर मैं पढ़ के अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, या मेरी CG अच्छी खासी आ रही है, तो मेरा कोर अपने आप स्ट्रांग हो रहा है। तो वो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट मान लिया था कि जैसे एग्जाम्स है, एग्जाम्स के एक वीक पहले मैं पढ़ाई चालू कर दूंगा, माइनर्स या एनसेम जो भी है, एंड वो एक हफ्ते में जितना भी है सब कुछ मैं अच्छे से कवर कर लूँगा। सिलेबस मेरा ये मार्क्स भी आ जाएंगे, CG भी बिल्ड हो जाएगी। एंड अगर मैं रेगुलरली क्लास जा रहा हूँ तो मेरे को डिफ़िकल्टी भी नहीं होगी, सारे टॉपिक्स के बारे में भी पता होंगे। एंड जैसे मेरे को मैकेनिकल मेरे को हमेशा से पसंद था, क्योंकि मेरे को फोर्स एनालिसिस वगैरह वो सब पसंद था, मैं क्विकली कर भी लेता था, तो उसमें मेरे को ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती नहीं थी, क्योंकि मैं इमेजिन कर लेता था वो सब। तो उसको मैं हमेशा ऐसा रखता था कि एक हफ्ते पहले, एग्जाम्स के पहले, मेरे को सिर्फ कोर पे फोकस करना है, तब मैं टेक की कोई तैयारी नहीं करूँगा। एंड उसके अलावा जितने भी डेज है उस पर मैं टेक पे फोकस करूँगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे फोकस करूँगा। तो ऐसे मेरा मैनेज हो गया था कि जैसे एग्जाम्स जब नहीं है, एग्जाम्स आसपास नहीं है, तो मैं टेक के ऊपर मेनली फोकस रख रहा हूँ और टेक की तैयारी कर रहा हूँ, या प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहा हूँ, मशीन लर्निंग पे प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर दिए।
एंड जब एग्जाम्स आ रहे हैं तब मैं अटेंटिव हो जाता था कि नहीं, अब मेरे को कोर पे मेनली फोकस करना है, मेरे को जो भी अच्छा स्कोर करना है। एंड मैं सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ लेता था, जो भी क्योंकि मैं क्लासेस लगाता था तो मेरे को टॉपिक्स पता रहते थे कि ये टॉपिक है, वो टॉपिक्स पढ़ लेता था बुक से एंड हो जाता था फिर। जैसे एक्स्ट्रा करिकुलम अगर हम करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है किसी भी रिज्यूमे पे या फिर किसी भी कंपनी का हम इंटरव्यू देते हैं तो वो चीज़ आप लाइक कोर पे मेन फोकस है कि टेक बहुत, या किसी भी कंपनी का इंटरव्यू अगर हम क्रैक कर रहे हैं तो जैसे अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अगर तुम टेक पे मेन फोकस रख रहे हो तो वो चेक करते हैं कि तुमने क्या एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स किए हैं, लाइक तुमने वेब डेवलपमेंट क्या किया है। जैसे अभी इंस्टीट्यूट का वेबसाइट लॉन्च हुआ है तो वो एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आ जाएगा कि हाँ स्टूडेंट ने वो अपना एफर्ट्स दिए हैं, टीम में काम किया है। मेनली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हर कंपनी चेक करती है कि जो बंदा है वो किसी टीम में काम कर रहा है या फिर किसी चीज़ को उसे लीड किया है या फिर उसके मैनेजरियल स्किल्स कैसे है, वो उस चीज़ पे फोकस करते हैं मेनली। तो टेक में तो वो देख लेते हैं तुम्हारे प्रोजेक्ट्स वगैरह क्या है, तुमने गिटहब में कुछ कंट्रीब्यूट किया है वगैरह वगैरह। अगर तुम कोर पे मेन फोकस कर रहे हो, कोर पे वो देख लेते हैं कि कोर में भी वो उनका मेन फोकस यही रहता है कि बंदे ने लीड किया है कि नहीं, टीम के साथ कैसा इसका बिहेवियर था, इसने कुछ अलग किया है कि नहीं। तो कोर में तो मेनली देखेंगे कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक तुमने कौन से, जैसे मेजर प्रोजेक्ट्स है वो एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में काउंट कर सकते हैं। या फिर तुमने कोई कंपटीशन, डिज़ाइन कंपटीशन है, डिज़ाइन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है या फिर कोई सर्टिफिकेट्स अर्न किया है, तो वो सर्टिफिकेट्स का काफ़ी ज़्यादा वैल्यू हो जाता है। एंड जैसे अगर मैं अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलूँ, जो BPCL में था वो मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए आई थी। तो जो मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए आती है, जैसे कोर में GET और मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिए आती है, तो मैनेजमेंट ट्रेनीज का वो लोग पर्टिकुलरली चेक करते हैं कि जो बंदा है ये सिर्फ अपना कोर के अलावा और क्या अलग कर रहा है, क्योंकि उनको मैनेजमेंट ट्रेनिंग में मैनेजमेंट नाम ही आ जाता है कि मैनेजरियल स्किल्स चेक करते हैं। तो इंटरव्यू में एक्टिवली पूछते रहते हैं कि मतलब बताओ कि तुमने क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या है, किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, तुमने क्या अचीव किया है। एंड वो लोग चेक करते हैं कि तुमने 4 years में क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे पार्टिसिपेट किया है। वो नहीं देखते कि स्कूल में तुमने कोई साइंस ओलंपियाड जीत लिया या फिर तुमने कोई प्रोजेक्ट बिल्ड कर दिया, वो सब नहीं देखते। वो सिर्फ फोकस करते हैं कि 4 साल में तुमने क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी किया है। अब उसमें तुम कुछ भी मेंशन कर सकते हो, वो हर चीज़ को देखते हैं कि तुमने स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा किया है या तुमने कोई नेशनल लेवल पे कोई डिज़ाइन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है या अपने ये टेक्निटी हुआ था, टेक्निटी में टेक फेस्ट में कोई कंपटीशन जीते हो तुम लोग, वो सब कुछ काउंट हो जाता है। एंड इंटरव्यूज़ ये एक्टिवली देखते हैं, मतलब हमेशा कि तुमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ किया है। एंड CV में भी अगर आप डालते हो तो वो CV एक बार चेक कर लेते हैं। वो शायद पूछे नहीं कि मतलब वो पूछे नहीं कि तुमने CV में ये चीज़ क्यों लिखी है, बट उनको पता होता है। वो अगर तुम वो CV वाला पॉइंट बोलोगे तो वो उठाएंगे कि अच्छा हाँ तुमने CV में ये चीज़ मेंशन करी थी, इसके बारे में थोड़ा और बताओ, तुमने इस चीज़ को कैसे एक्सप्लोर किया। तो उससे उनको पता लग जाता है कि अच्छा इसने ये प्रोजेक्ट में ये काम किया था, इसका ये रोल था, इसने इस तरीके से लीड किया था, ये प्रॉब्लम्स इसने फेस किए थे एंड इस प्रॉब्लम्स को इस तरीके से इसने काउंटर किया। सर जैसे मैकेनिकल का एक स्टूडेंट है, ओवरऑल अगर आप 4 साल के एक्सपीरियंस हिसाब से देखो तो आपको क्या चीज़ लगता है कि ये चीज़ें उनको रेगुलर डेवलप करती रहनी चाहिए, यार एक स्टार्ट से एंड तक अपने आप को ऐसे मैनेज करें ताकि एक अच्छी लाइफ और अच्छा प्लेसमेंट मिल सके। कोई मैकेनिकल का स्टूडेंट है जो आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर फर्स्ट ईयर से कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट आ रहा है और उसका मेन फोकस प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट के हिसाब से बोल रहा हूँ, तो इसको तो स्टार्टिंग से ऐसा होना चाहिए कि फर्स्ट ईयर के एंड तक उसको पता लग जाना चाहिए कि उसको टेक में चाहिए कंपनी या कोर में चाहिए, उसको क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज ए ब्रांच सूट कर रहा है कि नहीं। अगर उसको टेक कंपनी सूट कर रहा है, अगर उसको फर्स्ट ईयर के बाद ही उसका माइंडसेट क्लियर है कि मेरे को टेक कंपनी चाहिए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। टेक कंपनी की अच्छी मतलब तैयारी करो, DSA अच्छे से करो, वेब डेव करो, मशीन लर्निंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। कोर की तैयारी कर रहे हो, अगर सोचा हुआ है कि कोर करना है, तो गेट का फिर पूरा मतलब माइंडसेट क्लियर कर लो कि मुझे गेट देना ही है, वो तुम्हारा हो गया सेट। बट अगर फर्स्ट ईयर के बाद भी, अगर सेकेंड ईयर के मिड तक भी अगर तुम्हारा माइंडसेट क्लियर नहीं हो पा रहा, तुम सोच रहे हो कि नहीं मैं कोर में भी जाना चाहता हूँ, टेक में भी जाना चाहता हूँ, ठीक है, तो फिर तुमको फिर टाइम मैनेजमेंट उसके हिसाब से करना पड़ेगा। एंड फिर उसमें CG का फैक्टर आ जाता है, क्योंकि तुम टेक की तैयारी कर रहे हो और तुम कोर भी चाहते हो उस वक्त, तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम टेक की तैयारी कर रहे हो और वहां पे तुम्हारा कोर का डाउनफॉल हो रहा है, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि तुम फिर ऐसा है कि अगर तुम टेक में अच्छा नहीं कर पाए, फिर तुम्हारा कोर भी नहीं रहा एंड टेक भी नहीं रहा, तो फिर तुमको टाइम मैनेजमेंट उसके हिसाब से करना पड़ेगा। एंड CG पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, कोर पे CG इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कोई भी टेक कंपनी आ रही है तो फिर वो सबसे पहले किसको प्रेफरेंस देगी, CSE, IT, EC, उन सबको प्रेफरेंस दे देगी। तो मैकेनिकल के वो मैकेनिकल इंजीनियर्स को क्यों उठाएंगे, और पहले से इतने सारे स्टूडेंट्स हैं CSE, IT, EC को मिला के,
तो मैकेनिकल वालों को भी अगर वो जोड़ लेंगे तो कितने लोगों की वो इंटरव्यू लेंगे, कितने लोगों की टेस्ट लेंगे वो, तो वहां पे फिर सीजी का फैक्टर आ जाता है। फिर वो देखते हैं कि 8 के ऊपर जिसकी सीजी है वो एक कट ऑफ रख देते हैं वहां पे। फिर अगर आपने सीजी बिल्ड नहीं कर रखी तो टेक में भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। एंड अगर आप सीजी बिल्ड कर रहे हो कोर में तो पीएसयूज तो देखते ही हैं। कोई भी जैसे 3 पीएसयूज आए हैं वो तो डायरेक्टली देखते हैं कि आपकी सीजी कितनी है, वो टेस्ट वगैरह लेते नहीं है, वो देख लेते हैं कि इसकी सीजी हाई है, इन बच्चों को शॉर्टलिस्ट कर लो, इनका इंटरव्यू लेंगे और इनकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो कोर में तो सीजी बिल्ड करना इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपकी फर्स्ट ईयर के बाद भी अगर सीजी बिल्ड नहीं है तो फोकस करना काफी इंपॉर्टेंट है। लाइक ऐसा रेंज होना चाहिए 7.5 के तो ऊपर रहना ही चाहिए। 8 के ऊपर है तो वेल एंड गुड, 8.5 के अराउंड है तो बहुत बढ़िया है। 8.5 के अराउंड आपको हर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पीएसयूज में भी आपको जो ऑन कैंपस आ रही है उसमें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू एंड होप आप सबको भी अच्छा लगा होगा।